हमारे समाज में पैसे कमाने के लिए शॉर्टकट ढूंढना कोई नई बात नहीं है। इसी शॉर्टकट ने समाज को देह व्यापार, जुए और ऐसे ही कई दूसरे अपराध दिए। वैसे तो 20वीं सदी में आजादी मिलने के बाद हमने इन अपराधों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज ये अपराध फिर से हमारे सामने मौजूद हैं। 21वीं सदी डिजिटल है और ये डिजिटल रूप में हमारे सामने खड़े हैं। सरकार ने इनके खिलाफ कानून भी बना रखे हैं, लेकिन सरकार के कानूनों में तो एक एफिडेविट बनाने वाला वकील भी लूप होल ढूंढ लेता है। तो फिर ये बड़ी बड़ी कंपनियां ये भला कहां पीछे रहने वाली हैं? आज जानेंगे ऐसे ही डिजिटल युग के बारे में और बताएंगे आपको कुछ ऐसी बातें जिन्हें सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धक धक इंडिया के एक नए एपिसोड में। एक रिपोर्ट से इस पूरे केस की शुरुआत करते हैं। द वायर की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में जब आईपीएल चल रहा था, तब देश में आत्महत्या के 14 ऐसे मामले आए थे जिनका सीधा संपर्क आईपीएल से जुड़ा हुआ था। ना तो ये खिलाड़ी थे, ना सपोर्ट स्टाफ के लोग और ना ही ये खेल से किसी और तरीके से जुड़े हुए थे। ये आम लोग थे। इनमें से कोई साड़ी की दुकान में काम करता था, किसी की चाय की दुकान थी, कोई स्टूडेंट था, कोई नाई था। कुल मिलाकर ये लोग पूरी तरह से क्रिकेट के खेल से नहीं जुड़े थे, यानी दर्शक दीर्घा वाले लोग थे ये। लेकिन फिर भी सवाल यह है कि इन्होंने आईपीएल की वजह से आत्महत्या कैसे और क्यों की? क्योंकि ये लोग कर्जे पर बहुत सारा पैसा उठा चुके थे। ये पैसा इन्होंने ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म पर लगाने के लिए उधार लिया हुआ था। ऐसे फैंटेसी एप्स का प्रचार तो आप लोगों ने बहुत देखा होगा। वो कहते हैं ना, बड़े सपने देखो, हमारे साथ खेलो और 1 करोड़ रुपए जीतो। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि 1 करोड़ रुपए जीतने के लिए 74 लाख से भी अधिक लोग एक कॉन्टेस्ट में जुड़े होते हैं और उनमें से कोई एक ही आदमी 1 करोड़ रुपए जीत सकता है। अब आपको बता दूं कि ये कंपटीशन यूपीएससी एग्जाम से भी 10 गुना ज्यादा टफ है। लेकिन लोग तो कठिनाइयों से खेलने के लिए जाने जाते हैं ना, और लोग पैसे लगाते हैं और खेलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो 1 करोड़ जीत सकते हैं। और जब उनका 50 का 60 हो जाता है, 100 का 120 हो जाता है, तब उन्हें लगता भी है कि हां, अगर वो थोड़ा और पैसा लगाए, एक ही जगह पर 10-12 टीमें बनाए, तो क्या पता 1 करोड़ उनके हाथ लग जाए। लेकिन आखिर में उनके हाथ लगती है निराशा, क्योंकि जुए से आज तक किसी का कोई फायदा नहीं हुआ। आप एक भी ऐसे आदमी की कल्पना नहीं कर सकते जिसने जुए से पैसा कमाकर दौलत बनाई हो। लेकिन लोग शॉर्टकट के पीछे भागते हैं। फैंटेसी एप्लीकेशन उन्हें अपने सपने पूरे करते हुए नजर आता है। खैर, लोगों की मानसिकता तो समझी जा सकती है, लेकिन सरकार क्यों आखिर कुछ नहीं करती? जब भी इस मामले में सरकार के पक्ष की बात आती है, तब 2 पहलू सामने निकल कर आते हैं। पहला, कि सरकार के सामने फैंटेसी एप्लीकेशन ने इस तरह की दलील पेश की है कि वो जुआ नहीं बल्कि एक माइंड गेम है। उनका कहना है कि जुआ तब होता है जब आप किसी घटना के परिणाम पर पैसे लगाए। जैसे कि अगर मैं कहूं कि न्यूजीलैंड मैच जीतेगा और भारत मैच हार जाएगा और इस पर पैसा लगाया जाए, तो ये एक तरह से जुआ है। लेकिन फैंटेसी एप्लीकेशन का यह कहना है कि उनके खेलने वाले ग्राहक रिसर्च करते हैं और वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि पिच रिपोर्ट कैसी है, कौन सा बल्लेबाज फॉर्म में है, कौन सा गेंदबाज इस पिच पर अच्छा प्रदर्शन करेगा। और इन्हीं सब दलीलों के कारण सरकार की तरफ से यह माना गया कि फैंटेसी एप्लीकेशन एक जुआ नहीं है। लेकिन शायद सरकारी वकील ये नहीं समझ पाए कि जब रिजल्ट्स पर पैसा लगाने को जुआ कहा जाता है, तो कोई बल्लेबाज कितने रन बनाएगा और कोई गेंदबाज कितने विकेट लेगा, ये भी तो रिजल्ट ही है ना। और ये तो और भी ज्यादा घातक रिजल्ट है। आप टीम ए और टीम बी में से एक पर पैसा लगाएं तो वो भी काफी ज्यादा स्टैटिक है। लेकिन जो जुआ इन फैंटेसी एप्लीकेशन में होता है, वो इतना डायनामिक है कि वो पूरी तरह से जुआ है। लेकिन सरकार की तरफ से इन दलीलों का कोई खास ध्यान नहीं दिया गया और नतीजा यह है कि हर आईपीएल सीजन में आत्महत्या के मामले आम हो चुके हैं। साल 2019 में ये मामले 14 थे और साल 2020 में ये मामले और बढ़े
और अभी पिछले सीजन की बात कर लें तो इस दौरान केवल आत्महत्या ही नहीं हुई, हत्याएं भी हुई। कर्नाटक में हुई एक घटना में एक फैंटेसी खेलों के लती पिता ने अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया। ऐसा उसने इसलिए किया ताकि वो अपनी मां के सामने पिता के फैंटेसी की लत और उससे हुए नुकसान के राज ना खोल दे। दिल्ली का एक बिजनेसमैन जो कि अपने बिजनेस में काफी अच्छा कर रहा था, वो क्रिकेट बैटिंग में करोड़ों हार गया और उसने अपने आप को गोली मार ली। उसके घर में उसकी पत्नी और बेटियां उसके पीछे छूट गईं। क्या बच गया उसके पास अब? कुल मिलाकर उसने अपना जीवन खत्म कर लिया और अपने परिवार को बर्बाद कर दिया। यह सब कुछ प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा है। और यहां से निकल कर आता है दूसरा पहलू। क्या सरकार कुछ करना चाहती है? क्रिकेट को गवर्न करने वाली बॉडी है बीसीसीआई। बीसीसीआई ही यह तय करती है कि किसका लोगो जर्सी पर दिखाया जाएगा और इसके लिए किससे कितने पैसे लिए जाएंगे। जिस फैंटेसी खेल के कारण भारत में इतनी आत्महत्याएं हुई हैं, इतने अपराध हुए हैं, वही फैंटेसी खेल भारतीय क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करने के लिए चुना गया। आपको उसका नाम तो याद आ ही गया होगा, है ना? याद आ गया ना? जब कोई स्पॉन्सर किसी टीम को स्पॉन्सर करता है तब उस टीम के खिलाड़ी उसका प्रचार करते हैं। इस केस में भी यही हुआ। भारतीय खिलाड़ियों को इस फैंटेसी खेल का प्रचार करते हुए देखा गया। उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों की कहानियां सुनाकर लोगों से कहा कि वो भी बड़े सपने देखें। भारत में इमोशंस बिकते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। और जब आपका पसंदीदा खिलाड़ी आपसे आकर कहे कि फैंटेसी एप्लीकेशन पर जाओ, टीम बनाओ और पैसे कमाओ, तो आप या हम शायद ये ना करें, लेकिन एक आम भारतीय ऐसा जरूर करेगा। अब यहीं से ये सवाल उठता है कि क्या सरकार चाहती है कि ये फैंटेसी एप्लीकेशन बंद हो? शुरुआत में जब ये आया था तब बहुत बुरी निगाहों से देखा जाता था, लेकिन टीवी पर इसके प्रचार और मोबाइल पर आने वाले खिलाड़ियों की गुहार ने इसे आम जनता के बीच आम कर दिया। हमें लगता है कि यह समस्या सिर्फ 18 से 25 साल के लोगों की है, लेकिन यह समस्या सिर्फ इसी एज ग्रुप तक सीमित नहीं है। 18 साल से कम के बच्चे, 12-13 साल तक के बच्चे फैंटेसी एप्लीकेशन पर अपने मां बाप की आईडी लगाकर गेम खेल रहे हैं। 30, 40, यहां तक कि 45 और 50 साल के लोग भी अमीर बनने का सपना देख रहे हैं और कर्जा लेकर फैंटेसी एप्लीकेशन पर टीमें बनाकर खेल रहे हैं। खैर, ये तो बात हुई उन एप्लीकेशन की जो हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं। कई एप्लीकेशन ऐसे हैं जो इंटरनेट पर सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती हैं जिनके पास उनका लिंक होता है। वहां भी करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं और फिर करोड़ों रुपए का नुकसान भी होता है और फिर आते हैं आत्महत्या के केस। और अगर आपको फैंटेसी प्लेटफॉर्म पर पैसे हारने का सबसे बुरा नतीजा आत्महत्या ही लग रहा है, तो आप गलत हैं दोस्तों। यह सबसे बुरा है, लेकिन किसी व्यक्तिगत इंसान के लिए और उसके परिवार के लिए आत्महत्या का नतीजा बुरा है, लेकिन यह समाज पर प्रभाव नहीं डालता। इससे और भी बुरा हो सकता है जब लोग नुकसान को रिकवर करने के लिए अपनी हत्या करने से पीछे नहीं हट रहे, तो क्या वो समाज के किसी और इंसान को छोड़ देंगे? जरा सोच कर देखिए। इस तरह फैंटेसी एप्लीकेशन पर पैसे हारने से अपराध करने की मानसिकता को कितना बूस्ट मिलेगा। फिर क्या पुलिस और क्या प्रशासन, एक एक आम इंसान हत्यारा और लुटेरा बन जाएगा। ऐसा होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पहले के जमाने में जुए चलते थे, लॉटरी के टिकट खरीदे जाते थे, लेकिन समाज ने कभी भी इन सबको आम नहीं किया था। जुआ खेलने वाला चाहे अमीर ही क्यों ना हो जाए, उसे समाज अपनाता नहीं था। अगर कोई जुआ खेलने लग जाए तो उसकी कितनी बदनामी होती थी, इसका अंदाजा आप लगा भी नहीं सकते। इस कारण से कोई ऐसी जगहों पर जाना तक पसंद नहीं करता था जहां ऐसा कुछ होता हो। लेकिन अब सब कुछ कन्वीनियंट है, सब कुछ आसानी से डिजिटल फॉर्म में मिल जाता है। यूपीआई से पेमेंट कर लो, यूपीआई के जरिए ही पैसे भी ले लो। और अगर कोई पूछता भी है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए, तो आप बड़े गर्व के साथ बता सकते हो कि आपने उन्हें फैंटेसी एप्लीकेशन पर जीता है, विन किया है। और आपके पास भारतीय नेशनल टीम के खिलाड़ी तो हैं ही हैं जो प्रचार कर रहे हैं। तो इस जुए को लोगों की नजरों में नॉर्मलाइज कर रहे हैं और ये नॉर्मलाइजेशन लोगों को इसकी तरफ खींच रहा है।
लोग इसकी तरफ खींचते हैं और फिर पैसों के नुकसान के कारण वो करो या मरो की हालत में आ जाते हैं। अगर आप पीपल डाइड फ्रॉम बेटिंग सर्च करें और गूगल के न्यूज सेक्शन में जाकर देखें तो आपको ऐसी ऐसी घटनाएं नजर आएंगी जो किसी भी सभ्य समाज में नहीं घटनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है तो जरूर आप इस मामले की गंभीरता को समझ रहे होंगे। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यही वक्त है संभलने का। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।